हेलो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और आपकी रीजनिंग की क्लास तैयार है। शाम को 6 बजे हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट किया था। उसमें हमने अलंकार के प्रैक्टिस सेट की थी, क्योंकि उससे पहले हम 3 पार्ट्स में अपने अलंकार कवर कर चुके हैं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर अलंकार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो अलंकार बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दिए थे और उसकी प्रैक्टिस भी आपको करा चुकी। तो दोस्तों, अगर आपको और अलंकार चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो डेली शाम को आपको 7 बजे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डेली टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ लगता है और क्विज़ होता है हमारा शाम को 9 बजे। तो क्विज के साथ जुड़ना न भूलिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको करने का तरीका कौन सा होता है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और सबसे आसान तरीके से आप उसको कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज का है। मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। इनमें ज़्यादा तरकीब नहीं लगती है क्वेश्चन को। इनमें अधिकतर सेम मेथड रिपीट होते रहते हैं, या तो मल्टीप्लाई मेथड, प्लस मेथड, माइनस मेथड, स्क्वायर, घन, वर्ग, ये सब इसमें चलता रहता है। कुछ गुणा करके उसमें ऐड कर दिया। तो जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इनको पकड़ पाओगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है KOS और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आने वाला है। तो फटाफट अपना आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। आप वीडियो को रोक करके भी अपना आंसर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप K से O तक जाओगे तो आपको +4 करना पड़ेगा। अब +4 आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए K का कोड होता है आपका 11 और O का कोड होता है आपका 15। तो जब आप 11 से 15 जाओगे तो इसमें कितना ऐड करोगे, +4। और उसी तरह से जिस तरह से आपने 11 से 15 जाने यानी K से O तक जाने में +4 किया, उसी तरह से आपको O से S तक जाना है। तो अब आप देख सकते हो कि S का कोड होता है 19। तो जब आप 15 से 19 तक जाओगे तो आपका फिर से +4, और उसी तरह से जब 19 में आप +4 करोगे तो ये आएगा आपका 23। और आपको पता है V 22 होता है और W होता है आपका 23। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि W। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही है। अब देखिए, ये सेम प्रैक्टिस सेट आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। वही प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपसे सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग बहुत आसान लगती है आप लोगों को। तो देखिए, इसीलिए रीजनिंग में आजकल ऐसा होता है कि कुछ थोड़े टफ़ लेवल के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दे दिए जाते हैं, जिससे आप बौखला जाते हो। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपसे सीरीज़ का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है तो उसको तो आपको कर लेना है। अगर फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको, जो ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो पेपर के सबसे ऊपर जहाँ पर पेज लिखा रहता है वहाँ पर आप उसका जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यानी जिस तरह से इसका 59 है उस तरह से कोने में डाल देना है। उससे आपको पता रहेगा कि हाँ, हमारा 59 क्वेश्चन रह गया था। यानी कि मार्क एंड रिव्यू जो आप ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम्स में करते हो, वो आपको ऑफलाइन में किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप उसको मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। हालांकि आपने अभी तक अपना क्वेश्चन कर भी लिया होगा और इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 11 की मल्टीप्लाई 1 से की गई, उसके बाद 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 6 से। तो आप देख सकते हो 1 2 4 6, यानी कि प्रत्येक बार आपका बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि 2 2 से 4। जैसे आप यहाँ से 11 से 22 तक जाओगे तो 2 की मल्टीप्लाई,
आपको और भी आसान तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर 11 से 22 तक जाने में यानी मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर जाने में मल्टीप्लाई 4, यहाँ तक जाने में मल्टीप्लाई आपका आएगा 6, तो 2 4 6 और इसी तरह से आना चाहिए आपका 8। तो जब आप 11 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आपका आएगा 88 यानी 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही दिया गया है। अब आप देख सकते हो लगातार 3 क्वेश्चन आपसे सीरीज से पूछे जा चुके हैं और अगला क्वेश्चन भी आपका श्रृंखला से है। तो लगातार जब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बौखला जाते हो और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें आप खपा देते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इसमें भी आपसे सीरीज पूछी गई है। तो आप देख सकते हो ये 13 4 26 8 7। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से 13 से 26 बड़ा है, 26 से 52, 52 से 104। तो आप सोच सकते हो कि कोई ना कोई अटैम्प्ट इसमें लगाओगे। लेकिन जब आप दूसरी सीरीज़ देखते हो 4 से 8, 8 से 7, यहीं पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप बौखला जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो देखिए तीसरे ही क्वेश्चन में अगर आप इतना ज़्यादा टाइम ख़राब कर दोगे तो फिर क्या होगा। हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सी ट्रिक लगी हुई है। 13 को आपस में 1 और 3 ऐड कर दिए यानी कि 13 के दोनों अंक तो 4 आ गया, 26 के 6 2 8 आ गया, 52 के 5 और 2 7 और इसी तरह से 104 के 4 और 1 ऐड करते हैं तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी और सीधे सीधे आंसर 5। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और अक्सर आप आसान क्वेश्चन में ही फंस जाते हो। इसलिए आपसे बोलता हूँ कि अगर ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में आपसे होते हैं फिर ठीक है, वरना आपको इसको स्किप कर देना है और लास्ट में इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला से ही बताना है आपको 220, 284, 356 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि जब मैंने इसको 2 तरीक़ों से करके देख लिया तो मेरा इतना टाइम चला गया तो मैं क्यों ना इसको अभी करूं, जो मेरा टाइम निकल चुका है वो बच जाएगा अगली बार। तो देखिए ये सोचना आपका गलत है। अगर आप ये सोचोगे तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे अपना। ये नहीं सोचना है कि मेरे 2 अटैम्प्ट ख़राब जा चुके हैं और जो 2 अटैम्प्ट में टाइम लगा वो भी बेकार जाएगा। तो देखिए उस चक्कर में आप बहुत कुछ गंवा सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप 220 में 8 मल्टीप्लाई 8, जब 8 मल्टीप्लाई 8 होता है आपका 64, जब आप इसमें 64 जोड़ते हो तब आता है आपका 284। फिर आएगा आपका नेक्स्ट में 8 मल्टीप्लाई 9, उसी तरह आएगा आपका नेक्स्ट में 8 मल्टीप्लाई 10 और जब आप इसमें 80 ऐड करते हो तब आएगा आपका 436। तो जिस ऑप्शन में आपका 436 दिया गया है तो वो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका 61 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज़ से दिया गया है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 5 क्वेश्चन एक से श्रृंखला से, 156, 272 और 342। अब इसको आप कैसे करते हो। तो अगर आपकी डिवाइड यानी मल्टीप्लाई बहुत अच्छी है तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है, कैलकुलेशन कैचिंग पावर या जो भी आप बोल सकते हो, अगर कैलकुलेशन आपकी बेटर है तो आप इसको कर सकते हो। जैसे आप 12 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 156, 12 में +4 करोगे तो 16 आएगा और उसी हिसाब से 16 और 17 की मल्टीप्लाई 272, उसी हिसाब से जब आप 16 में 2 ऐड करोगे तो आएगा आपका 18 और 18 और 19 की मल्टीप्लाई आती है आपकी 342। पहले 4 फिर 2 फिर 4, तो जब आप 18 में 4 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 22 और आपने देखा कि जब 22 ऐड किया है तो इसमें 12 और 1 यानी +1, 13, 16, 1, 17, 18, 19 और 20 और 1 22 और 1 23। जब आप 22 और 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 506। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया तो आपको लगा होगा कि सर ये तो बहुत ही टफ़ क्वेश्चन निकला, हमारी तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है जिस तरह से मैंने किया है। आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से करना है।
सबसे पहले आपको 156 देखकर ध्यान आ जाना चाहिए कि ये वाकई किसी की डिवाइड है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 156 के फैक्टर कीजिए तो 12 और 13 आ गया। उसके बाद 272 के करोगे तो 16 और 17 आ गया। उसके बाद 342 के करोगे तो 18 और 19 आ गया। अब देखिए इतनी बड़ी जो ये मल्टीप्लाई होती है यहाँ तक दिमाग पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए आपसे बता रहा हूँ कि 12 4 16। अब इसमें डिफरेंस देखिए किस हिसाब से आ रहा है, और 16 और 2 18। तो उसके बाद फिर से +4 करना है, तब आपको 22 लेके आना है। उसी हिसाब से यहाँ पर है 4 3 7 यानी 4 और 7 दोनों यानी +2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसके देखना है कि क्या संबंध है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको नोटबुक पर बना लेना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, अब आपको जो आपके सामने दिशा है उस दिशा को वही मानिए और बिल्कुल दिशाओं पर ध्यान दे करके फोकस करके तब आपको देखना है कि हाँ हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखनी है आपको कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है। तो देखिए जब आप दक्षिण पूर्व देखते हो तो यहाँ पर मेरा इस साइड उत्तर है, इस साइड दक्षिण है, इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम और इस साइड है उत्तर। सभी लोग उत्तर इस दिशा में मानते हैं, लेकिन मैं उस दिशा को वही मानता हूँ जो दिशा मेरे सामने होती है। इस समय मेरे सामने दक्षिण दिशा है तो मैं ऊपर की तरफ मानूंगा दक्षिण दिशा। आपका मन है, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। अब दक्षिण पूर्व कौन सी होगी, ये है हमारी दक्षिण पूर्व, तो इसको मान लिया गया है उत्तर। हालांकि उत्तर ये वाली है लेकिन इस दिशा को उत्तर मान लिया गया है। अब आप देख सकते हो कि कितने डिग्री एंगल घुमाया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका बैठेगा 90 डिग्री और यहाँ तक जाने में बैठता है 45, यानी 45 और 45 90 और 45 135। अब आपको डायरेक्टली देख लेना है कि आपसे किस दिशा को पूछा गया है, और आपको ये भी देख लेना है कि किस दिशा में घूम रहे हैं। तो हम घूम रहे हैं इस साइड को, पूछा गया है कि दक्षिण क्या होगा। दक्षिण हमारा ये है, तो अब इससे पीछे का आपको देख लेना है कि 135 डिग्री जब आप पीछे जाते हो, 45 डिग्री, इसके बाद आपका आता है 90 डिग्री और 135, तो ये आ जाएगा आपका सीधे और सीधे उत्तर पूर्व। तो ये वाली दिशा यहाँ पर 135 घूम के दक्षिण पर आएगी। तो आप इसको उल्टा देखते हो कि दक्षिण दिशा में कौन सी दिशा आएगी। तो दक्षिण दिशा ही आपसे पूछा गया है कि दक्षिण क्या होगा, यानी कि जो दक्षिण थी वो आखिरकार कौन सी हो गई है। तो दक्षिण तो 135 पे यहाँ आ जाएगा, तो इसकी जगह पर कौन सी आएगी, तो इसकी जगह पर ये 90 डिग्री ये हो गया और ये हो गया 135। तो ये वाली दिशा कौन सी है हमारी, तो ये वाली दिशा है हमारी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व वाली दिशा उठकर 135 दक्षिण की जगह पर आएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी सबसे आसान तरीका आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग बोलते हो कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन कम है। बच्चा कम पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए। दुनिया भर की घुट्टी में आपको घोल करके पिला दूँ और आपकी समझ में ना आए कुछ भी, तो देखिए मैं आपको बनाना चाहता हूँ स्मार्ट बच्चा। स्मार्ट स्टडी कराता हूँ, कम कराता हूँ लेकिन बेस्ट कराता हूँ। तो आपको ये नहीं है कि मैं सब कुछ समेट लूँ। देखिए हार्ड वर्क अलग होता है, स्मार्ट वर्क अलग होता है। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, हार्ड वर्क कैसे किया जाता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, वो वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भी होगा। तो दोस्तों इस पर यहाँ पर बात नहीं करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको कराता हूँ स्मार्ट स्टडी। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे आपसे बोलता रहे वैसे वैसे करते रहिए, लेकिन सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। तो पूछा है कि अब वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको दिशा नहीं बतानी है, दिशाओं का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ दूरी का ध्यान रखना है। तो अब सीधे सीधे उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए उत्तर साइड मेरी ये रही, तो मैंने चला दिया इधर को 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। अब उसका दाहिना हाथ ये वाला रहा तो वह 3 किलोमीटर चला जाता है।
उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है, तो दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला गया। तो अब शुरुआती स्थान से तो देखिए ये दूरी इसके बराबर होगी और ये दूरी इसके बराबर है, तो ये जाहिर सी बात है आपस में बराबर है। जब ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो सीधे सीधे आपका 64 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन, 2 तर्क, 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपसे कथन और तर्क में क्या पूछा गया है। तो कथन है आपका, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। निजी क्षेत्र को, यानी कि प्राइवेट जो क्षेत्र होते हैं मामले, एक गवर्नमेंट होता है एक प्राइवेट होता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं तो उनको इंडिया में यानी अपने भारत में अस्पतालों को चलाने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। 2 तर्क हैं। सबसे पहला है, कहता है कि हाँ दे देनी चाहिए। क्यों? वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। आपसे कोई भी देश की बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ अपने को छोड़कर, ना ही पश्चिमी देश ना ही पूर्वी देश। जब आपको ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो सीधे से काट कर फेंक दीजिए, रॉन्ग। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। अगर खतरनाक होता, आप सीधे से, पहली बात तो ये साफ साफ गलत है। और आप थोड़ा वाइल्ड भी सोच सकते हो कि अगर ऐसा होता तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो होता ही नहीं, और जबकि ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले प्राइवेट ही ज़्यादा है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब आप देख लेते हैं कि कोई सा भी तर्क आपका मजबूत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2। अब ध्यान ये भी देना है कि न तो तर्क 1 और न ही 2, ये ऑप्शन नंबर डी होता है। और बहुत सारे बच्चे इस तरह का देख करके बिना पढ़े ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, जबकि घुमा करके दिया गया है कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोनों के दोनों सही। तो ऑप्शन भरते टाइम बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तर्क और कथन और निष्कर्ष से ही है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। जानकारियाँ शामिल हैं। निर्णय लेना है कि उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है और आपका कथन क्या कहता है, ये देख लीजिए। पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? कथन 2 नीचे दिए गए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब पहले कथन देख लेना है आपको। कथन पहला है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। नीचे दिया गया है आपसे कथन 2, 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके कथन नहीं है, ये आपके तर्क या निष्कर्ष बोल सकते हो। ये निष्कर्ष है और कथन है आपका ये। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका कथन, पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। अब आप क्या पहले कथन से इसका आंसर दे सकते हो या फिर दूसरे कथन से दे सकते हो या दोनों में से किसी एक से। अब आपको यहाँ पर पहला कथन कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। तो अब आप देखिए, एक की आयु मान लेंगे आप, पुत्र की आयु x और पिता की आयु हो जाएगी x + के 21। अब यहाँ पर जब आप इसको 5 वर्ष बाद करते हो तो यहाँ पर भी आपको +5 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको +5 करना पड़ेगा। यहाँ पर अनुपात बराबर अनुपात कर लेने हैं, 5:2 के कर लेने हैं। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया। तो देखिए, मैंने आपसे ग्रुप में बोला था फाइनेंशियली हेल्प के लिए, तो सभी बच्चों ने बोला था कि सर हम भी करेंगे, सर हम भी करेंगे। मैंने पहले मना किया कि आपसे मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन आप लोग माने नहीं। और जब मैंने आपको अपना पेटीएम अकाउंट नंबर दे दिया कि इस पर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, उसके बाद किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसका रीज़न क्या था। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि मैंने ये सब आपसे क्यों बोला था, क्योंकि मैं ना ही कोई पेड कोर्स देता हूँ, ना ही आपसे कोई हेल्प लेता हूँ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं मोबाइल से आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने बड़े बड़े सोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड या किसी और चीज़ से पढ़ाऊँ।
अगर मेरे पास बड़ी स्क्रीन होती तो बड़ी स्क्रीन पे मैं अभी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आपको इतना सोल्व करके दिखाया है, इसको अब आगे आपको ही सोल्व करना है और सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे बोला था। लेकिन कोई बात नहीं, तो चलिए अब आपको मैनेज करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अब यहाँ पर ये होगी हमारी समीकरण, इसको आप अपोन में भी लिख सकते हो। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं, ये आएगा आपका, देखिए x + 26 और जो अनुपात था उसको हमको अपोन में कर लेना है, तो x + 5 = 5/2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 2x और इसकी मल्टीप्लाई 5x करोगे, जब इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 3x। तो 3x, और जब आप 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 × 5 = 25 और 26 दूनी 52, और 52 में से 25 घटाओगे तो ये आएगा आपका 27। तो x बराबर आपका 9, यानी कि पुत्र की आयु है 9 और 21 वर्ष का अंतर जब उन दोनों में था, यानी कि x प्लस के 21 दूसरे वाले की आयु थी, तो आप वहाँ से उसके पिता की आयु भी निकाल सकते हो। अब ऑप्शन हमको देख लेना है कथन 2 से। तो देखिए हमारा पता था x + 21, यहाँ पर भी आपसे 5 वर्ष बाद, तो +5 अपोन में मान लेना है आपको, तो पिता और पुत्र की आयु का योग दिया गया है, तो प्लस में अपोन नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा आपका x + 5 = 66। तो देखिए यहाँ से भी आपको दोनों चीज़ें दी गई हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए मैं आपको इस साइड करके दिखा देता हूँ। तो ये आएगा आपका 2x = 35 और x बराबर आएगा 17.5। अब देखिए आपका दोनों में अलग अलग आंसर आया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है। देखिए आपके जो ये कथन दिए गए हैं, ये वाले कथन, इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आंसर आ रहा है। हालांकि हमको नहीं पता कि कौन सा वाला सही है, इसलिए या वाली स्थिति बन जाती है। अगर इसमें से किसी एक से आंसर नहीं आता तो हमारा एक ही कथन सही हो जाता, और अभी फ़िलहाल दोनों से आ रहा है, तो या तो एक सही है या 2। तो ऐसी स्थिति में आपको सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और कम क्वेश्चन हुए हैं, अब फटाफट अपने आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। कुवैत दिनार, तो तुर्की रियाल, कियात येन या लीरा। जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा दिनार है तो बच्चा उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा लीरा। ऑप्शन नंबर डी टिक करो और आगे बढ़ो। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। वही संबंधित पद है, निर्देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पता है। पुष्टिकरण अस्वीकरण, तो सृजन बनाना, उपयोग नष्ट या निकृष्टतम। तो मैं आपको बता दूं कि पुष्टिकरण का विलोम होता है अस्वीकरण, तो सृजन का विलोम क्या होगा, तो सृजन का विलोम होता है नष्ट करना, सृजन सजाना और नष्ट विध्वंस कर देना, तोड़ देना, खराब कर देना। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमना क्रीड़ा करने से, अकड़ने से, उछन यह उड़ने से या फिर छिपने से। तो देखिए उल्लू उड़ता है और मेमना क्रीड़ा करता है, यानी कि उछल कूद करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू करता है हु हु तो बकरी करती है मी मी, यानी कि मिमियाना। धड़कना, धड़कता दिल है। काँव काँव कौआ करता है और दहाड़ता शेर है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। RST को लिखा गया है 18, 19, 20। आर का कोड 18, एस का कोड 19, टी का 20। बिल्कुल सही बात है। तो GHI का बताना है। अगर आपको GHI का कोड पता है तो फटाफट आंसर कर देना है। तो आपको पता है आई का कोड 9 होता है, तो सीधे 7, 8, 9। हालांकि आपको सभी का कोड पता होगा, लेकिन इसको और भी आसान आपके लिए कर दिया कि कोई सा भी, अब अगर आप पहला देखोगे तो 7 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, और लास्ट वाले 10, 11, 9, 10 डिफरेंट है, तो लास्ट वाला क्यों ना देख लिया जाए। तो 9, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ERVIJQ, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ER, तो ई का विपरीत होता है आपका V, और आर का हो गया I, तो जे का विपरीत होगा आपका Q, और Q का विपरीत होगा आपका
जे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी सी ई का दिया है 10, तो के एम क्यू का क्या होगा? तो फटाफट बताना है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ। बी का कोड 2 प्लस सी का कोड 3 प्लस ई का कोड 5 और 5 और 5 10, के का कोड 11 और आपका एम का कोड 13, क्यू 17 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 7 3 10 और 1 11 और 3 और 1 4 यानी 41। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट अपना आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बचाना है टाइम। अब देखिए इतने क्वेश्चन में ही आपके 25 मिनट्स हो चुके हैं और आप लोग बोलते हो कि सर और क्वेश्चन कराइए। अगर आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगती है रीजनिंग की, तो आप एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन भी लगा लिया करिए। और यहाँ पर आपको देखिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये है कि आपकी हो जाती है तैयारी, आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होता रहता है और आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आपकी पकड़ क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। वो सब चीज़ें आपको हमारी क्लास में पता चलती रहेंगी। और आप एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन भी लगा सकते हो। हालांकि जो मैं आपको कराता हूँ ये आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो और भी कोई क्लासेस देख सकते हो। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको जो अच्छी शिक्षा देते हैं। बताना है कि तितली कीट से संबंधित है तो सांप, कोबरा, अजगर, सरीसृप या कृंतक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तितली एक कीट है तो सांप एक सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले अक्षरों की पहचान करो। ए का जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू। जैसे ही आप ए जेड और बी वाई देखते हो आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं सी एक्स, और कंटिन्यूसली चल रहे हैं ए बी सी डी। तो इसके बाद आएगा ई। तो ई आपका 2 ऑप्शन में दिया है तो 2 ऑप्शन गायब। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर आपको इनके कोड नहीं पता है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है? तो यू बी डब्ल्यू यानी कि बी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है CEGKM क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों सी का कोड होता है आपका 3, ई का कोड 5, जी का कोड 7, के का कोड 11 और एम का कोड 13। 3 और 2 5 और 2 7, 7 के बाद आ गया 11। तो लेकिन ये वाली सीरीज आपकी नहीं चल रही है। तो अब आपकी कौन सी सीरीज में चलेगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या देख लेनी है आपको। तो 3 5 7 11 13, तो इसके बाद आएगा आपका 15, सॉरी 15 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा आपका 17। तो 17, सी का कोड 3, ई का 5, तो 17 किस कोड पर आता है? तो क्यू 17 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्यू को हमने गोल में बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे और सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अपना स्कोर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर क्विज बहुत अच्छे लेवल के आपको क्विज लगवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, रात को 9 बजे टेलीग्राम पर आना न भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।